चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के बारे में एक बड़ा अपडेट है। कल मैंने आपको जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में बीकानेर मंडल में अनुपस्थित रहे कैंडिडेट के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल जारी हुआ था उसके बारे में बताया था। तो काफ़ी स्टूडेंट का उस पर कमेंट आया था कि सर जितने भी मंडल हैं उन सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो बीकानेर मंडल में ही होगा या अलग अलग होगा। तो देखिए, अलग अलग मंडल में होगा और अलग अलग मंडल वाइज उसकी लिस्ट जारी की जाएगी, ऐसा मैंने आपको कहा था। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को एक और अवसर प्रदान करने के लिए संलग्न विज्ञप्ति और प्रकाशन है वो यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए डाला गया है। इसकी वेबसाइट के ऊपर ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है ये हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी बताया था और कल ही मैंने आपको बता दिया था कि बीकानेर मंडल में जो भी अनुपस्थित कैंडिडेट रहे हैं 15, 16 और 17 अप्रैल को इनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो होना है। कहां पर होना है? कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग के सामने, करणी सिंह स्टेडियम के सामने इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। लेकिन आज आपका जोधपुर, पाली और कोटा मंडल की भी लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। इन सभी मंडल की जो लिस्ट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप देखिए टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर आएंगे तो सुनील प्रचार लिख कर सर्च करेंगे तो ये चैनल आपको मिल जाएगा। 3180 से ज़्यादा यहाँ पर आपको सब्सक्राइब मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको जो जोधपुर संभाग है मंडल है उसकी लिस्ट जारी यहाँ पर डाल दी है। बाकी एक एक करके मैं सभी की लिस्ट है वो यहाँ पर डाल दूंगा। तो यहाँ पर आप से अगर किसी कोई समस्या है तो उसका समाधान भी हो जाता है, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन यहाँ पर ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर आप कमेंट करके भी कोई भी सवाल है वो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जोधपुर जो भी मंडल है उसमें अनुपस्थित रहे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट है वो जारी की जा चुकी है। और यहाँ पर देखिए 15, 16 और 17 3 दिन इनका पुनः डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा जो भी अनुपस्थित रहे हैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा रोटरी सर्किल के पास में जोधपुर में। और पाली मंडल है उसकी पीएम श्री बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली में होगा 20 और 21 अप्रैल को। वहीं कोटा में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय है वो मल्टीपर्पज गुमानपुरा कोटा में 20, 21 और 22 3 दिन इनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। एक एक करके आपकी भरतपुर की है या आपकी जो चूरू संभाग है तो सभी जो मंडल हैं उनकी लिस्ट है वो एक एक करके आ जाएगी। और जैसे ही कोई लिस्ट आती है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। कि कुछ अभ्यर्थी हैं जिनके कॉमन समस्या आ रही थी, क्या क्या समस्या थी, उनका किस प्रकार से आपको समाधान करना है, हो सकता है आपको भी ये समस्या हो। एक एक करके देखिए अपन बात कर लेते हैं। एक कैंडिडेट है उसने लिखा है कि ये स्क्रूटनी फॉर्म है वो फिल कर सके, यानी इनका कहने का मतलब है इन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन वो फिल नहीं किया था तो क्या उनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या नहीं। तो अगर आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म है वो फिल नहीं किया है तो भी आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भाग ले सकते हैं। आपको 100 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर बनवाना है सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से, और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो डेट है उस डेट को आपको उस पर्टिकुलर स्थान पर चले जाना है जो लिस्ट में आपको स्कूल का नाम दे रखा है। 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे बनवाकर, ठीक है। कोर्ट वाले जो एफिडेविट है वो भी आपको तैयार करने हैं और जो 2 सेट आपको बनवाने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको वहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले स्तर पर चले जाना है और वहां पर आपका आराम से डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, भले ही आपने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है तो भी, ठीक है। इसके बाद देखिए बीएसटीसी कॉलेज के चरित्र प्रमाण पत्र में मेरे सरनेम में मिस्टेक थी और जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने नया बनाने की जगह मेरे पास जो चरित्र प्रमाण पत्र था उसी में संशोधन कर दिया। लेकिन उनके पास में जो रिकॉर्ड है उसमें अभी भी मिस्टेक है। क्या इसे बाद में वेरीफाई किया जा सकता है? क्या इससे कोई समस्या होगी? देखिए, अगर आपने उसी में वेरीफाई कर दिया था और उनके कहे अनुसार अगर वेरीफाई किया था तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपका जो नाम है 10वीं की मार्कशीट में आपके पिताजी का नाम है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ शायद उन्होंने लिखी है, क्योंकि वहां पर उन्होंने संशोधन करवाया है। तो जब उन्होंने संशोधन करवाया है और उनके कहे अनुसार आपने संशोधन किया है तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। बाकी ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है इनकी आप इतनी ज्यादा हेडेक मत लिया करो। देखो, मैं आपको बता दूं, आपकी अगर 10वीं की मार्कशीट बिल्कुल टंटनाटन है, ओके है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आपका जो एक आईडी यानी कि आधार कार्ड है उसमें नाम और पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। मूल निवास है और आपका जाति प्रमाण पत्र जो खासतौर से ओबीसी नॉन क्रिमिलियर है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए, अगर ये 4 डॉक्यूमेंट आपके सही है तो बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे आपकी कॉलेज की कोई मार्कशीट अगर ओरिजिनल नहीं है, फोटोकॉपी उसकी प्रोविजनल मार्कशीट लगा दी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है ये बनवाना जरूरी है, नहीं होता है तब दिक्कत हो जाती है। अगर इसमें थोड़ी बहुत नाम की मिस्टेक होती है तो जैसा कि मैंने कहा वहीं पर आपने संशोधन करवा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये छोटी मोटी चीजें हैं, हर बात के लिए आपको एफिडेविट भी नहीं बनवाना है और ये वहां पर आपका ऑन द स्पॉट वहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्थल पर आप ये क्लेरिफाई करवा सकते हैं। देखिए सर जी, मेरा कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस गलत हो गया है तो मैं क्या करूं? तो अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस गलत हो गया है तो आप उसको डीवी में क्लेरिफाई करवा सकते हैं। इसके लिए आपको शपथ पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फालतू में 100-150 रुपए दोगे, बिना शपथ पत्र के भी आपका काम है वो चल जाएगा। देखिए सर, मैंने आपको बताया था कि मुझे डीवी वाले दिन ही अर्जेंसी में नोटरी वाला एफिडेविट लगाना पड़ा, तो फिर जल्दबाजी में मैंने उन पर पेज नंबर नहीं लिखे और पेज नंबर आगे पीछे भी हो गए। तो क्या पेज नंबर भी चेक होते हैं क्या आगे? उस टाइम तो मुझे तो बस किसी ने कुछ नहीं कहा था
बस सिग्नेचर कराए 2 जगह और बोले कि हो गया आपका डीवी, चूरू मंडल में था। देखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने, इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने जो एफिडेविट लगाया था उसमें वो बाद में बनवाया था, और जो चेकलिस्ट है उसमें जो आपका नंबरिंग आप लिखते हैं ना पेज नंबर, वो इसने पहले लिख दिए थे। तो फिर जो एफिडेविट वाला जो पेज इन्होंने लगाया था 2-3 पेज, उस पर नंबरिंग करना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नंबरिंग करना इतना बड़ा इश्यू नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी वजह से ना तो आपको प्रोविजनल किया जाएगा, ना आपका रिजल्ट होल्ड किया जाएगा, और कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है अगर आपने एफिडेविट लगा दिया है। और नोटरी वाला एफिडेविट क्या होता है, मुझे ये समझ में नहीं आया। नोटरी तो हर एफिडेविट पे होती है, ठीक है। जितने भी आपने मतलब जो शपथ पत्र बनवाए हैं उन पर भी सब पर नोटरी करवानी है। और अगर इसके अलावा अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है उसके लिए आपने अलग से एफिडेविट बनवाया है तो उस पर भी नोटरी करनी है। नोटरी के बिना मान्य नहीं होता है, ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। चाहे वो पीला वाला पत्र हो चाहे टिकट वाला हो, अगर आपने नोटरी करवाई है तभी वो मान्य होगा, ठीक है। सर मैंने ओरिजिनल अटेस्टेशन फॉर्म हैंड रिटन वाला गया था, यानी कि लगाया था, लेकिन वह जो हेल्प डेस्क बना था उन्होंने निकलवा दिया। बोलते थे कि ऑनलाइन वाला अटेस्टेशन फॉर्म करवा रखा है तो हैंड रिटन वाला निकाल दो, मैंने निकाल दिया। तो मेल मैसेज भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बीकानेर संभाग के अंतर्गत बीकानेर मंडल में देखा गया है कि दोनों अटेस्टेशन फॉर्म है वो नहीं लिए जा रहे थे बच्चों से, ठीक है। तो अगर उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन वाला बहुत है, ऑफलाइन वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपसे नहीं, किसी भी बच्चे से नहीं लिया जा रहा था। तो एक ऐसा तो है नहीं कि एक अकेला आपसे ही मना किया उन्होंने, बाकी और बच्चों का ले लिया, किसी का नहीं लिया जा रहा था। बीकानेर मंडल में काफ़ी बच्चों का मेरे पास में कमेंट आया है कि वहाँ पर जो ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म है वो उनका जमा नहीं कर रहे थे, निकाल के वापस दे रहे थे। तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म आपने सारी डिटेल उसमें भरी है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। पीएच और एसपी कैंडिडेट को होल्ड करके बाकी का रिजल्ट निकालने का पावर है वो आरएसएसबी के पास में है। हम सभी को मिलकर आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल जो फिजिकल हैंडीकैप है उन कैंडिडेट का रिजल्ट रोककर बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट अधीनस्थ बोर्ड चाहे तो निकाल सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो फिजिकल हैंडीकैप हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उन सभी का मेडिकल होगा और उनके बाद में रिजल्ट घोषित किया जाएगा, तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी फिलहाल तैयारी उनसे नहीं हो पा रही है, उनको ये लगता है कि मेरा 4th ग्रेड में नंबर आ जाएगा, तो इस चक्कर में वो बैठे रहते हैं, 3 से 4 महीने निकल जाते हैं। फिर एक बार जो तैयारी का रूटीन है वो छूट जाता है, तो उसके बाद में तैयारी करना भी मुश्किल होती है। तो बिल्कुल अधीनस्थ बोर्ड अगर चाहे तो सामान्य अभ्यर्थी का रिजल्ट है वो निकाल सकता है, फिजिकल हैंडीकैप का बाद में निकाल सकता है। लेकिन जितना मुझे आइडिया है ऐसा बोर्ड करेगा नहीं, सबका जो रिजल्ट है वो साथ में ही निकलेगा। आइडिया आपका बुरा नहीं है, सही है, लेकिन बोर्ड ऐसा नहीं करेगा मेरे ख्याल से। बाकी देखो क्या होता है। सर पाली मंडल की मेडिकल लिस्ट आरएसएसबी साइट पर नहीं है, कैसे डाउनलोड करें? बिल्कुल है ना। आपको ढूंढनी नहीं आ रही, साइट पर तो है, आपको मिल नहीं रही। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। जोधपुर की, पाली की, बीकानेर की, भरतपुर की सभी जो संभाग हैं उनकी मेडिकल लिस्ट है वो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ये लिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सर मेरे ओरिजिनल सेट में अंतिम चरित्र प्रमाण पत्र ना लगाया लेकिन फोटोकॉपी में लगाया है, कोई बताओ? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे अंतिम संस्थान वाला जो है ना उसको ओरिजिनल आपको लगाना भी नहीं है, उसकी फोटोकॉपी लगती है, क्योंकि वो बार बार नहीं बनता है ना। जो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा अपन बनवाते हैं ना वो तो ओरिजिनल लगते हैं और एक सेट में उसकी फोटोकॉपी लगती है। लेकिन अंतिम संस्थान वाला जो चरित्र प्रमाण पत्र है दोनों सेट में ही उसकी फोटोकॉपी लगती है, ओरिजिनल वो नहीं लगता है। सब कंफ्यूज करते हैं इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, सिंपल गाइडलाइन मेन्यू बना देना चाहिए, तब इसी ऑर्डर में डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। देखो है तो सिंपल ही, जैसे चेकलिस्ट उन्होंने प्रोवाइड करवा रखी है और उसमें बिल्कुल क्रमवाइज लिख रखा है कि ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, ठीक है। लेकिन अभ्यर्थी क्या करते हैं कि थोड़ी सी नासमझी करते हैं, वरना सिंपल ही है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये चीज़। बाकी देखो सर वो डॉक्यूमेंट लिस्ट वाला पेज डालो, आपके टेलीग्राम आपके चैनल पर नहीं मिला, मेरे पास जो है वो 15 वाला है, 16 पहले वाली नहीं। अच्छा ये जो चेकलिस्ट वाली है ना उसकी बात हो रही है। कुछ चेकलिस्ट कुछ मंडल वाइज जो वहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म की पीडीएफ उन्होंने डाली है उसमें कुछ चेकलिस्ट में पॉइंट 15 दे रखे हैं और कुछ चेकलिस्ट में पॉइंट 16 है। तो कल मैंने आपको जो बीकानेर मंडल में जो अनुपस्थित कैंडिडेट है उसमें जो लिस्ट प्रोवाइड करवाई है टेलीग्राम पर, उसमें 16 पॉइंट है, ठीक है। और 16 पॉइंट वाली में एक पॉइंट एक्स्ट्रा कौन सा है, जो अंतिम संस्थान के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र ना उसको मिलाकर 16 है, वरना उसको हटा दें तो 15 पॉइंट की चेकलिस्ट है। बाकी 16 पॉइंट वाली चेकलिस्ट आपको लेकर जानी है जो भी कैंडिडेट अब डीवी करवाने के लिए जाए उनको। तो ये 16 पेज वाली जो चेकलिस्ट है उसका मैं अलग से पीडीएफ बनाकर आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ पर उसको डाउनलोड करके बाद में उसका प्रिंट निकाल लेना। सर मैंने 4th ग्रेड फॉर्म 10वीं से भरा है और 10वीं ओपन से की है, तो उसका चरित्र प्रमाण पत्र लागू है क्या? देखो ओपन बोर्ड से की है तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र वो नहीं बनेगा। आप 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो बनवा कर लेकर चले जाना, क्योंकि अंतिम संस्थान वाला उनको भी पता है कि ओपन बोर्ड से किया है तो कहाँ से बनेगा, तो आपको इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखो, हेलो सर मेरा डीवी 15 को है और मेरा नाम सुनील बड़ानी है और छोटानी सुनील अलग अलग है, तो एफिडेविट बनवाना पड़ेगा क्या? देखो अगर आपका नाम इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में आपका नाम इस तरीके से है, ठीक है,
तब सभी जगह इस तरीके से है ना, तब आपको एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है, भले ही हिंदी में आपका छोटी बड़ी मात्रा हो। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स में इस तरीके से है और कुछ डॉक्यूमेंट्स में इस तरीके से है, SUNNWL इस तरीके से, क्योंकि इसके स्पेलिंग है वो ये होती है और जो इसकी स्पेलिंग है ना वो आपकी ये होती है। अगर इंग्लिश में अलग अलग है तब आपको एफिडेविट बनवा लेना, और अगर हिंदी में इस तरीके से लिखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश वाली है ना उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, देखो आगे। सर मेरे ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में 12th क्लास की एंट्री ईयर है वो गलत हो गई है। 12th क्लास मैंने 2014 में पास, 2015 में हुई थी, 2014 में इंटर किया था और 2015 में यानी 2014-15 का सेशन में इनकी 12th क्लास हुई थी, बट फॉर्म में 2013 से 2015 हो गया। क्या एफिडेविट लगेगा? ये कोई इशू नहीं होगा। बिल्कुल देखो, ये छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने चाहोगे तो आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लेकर चले जाना और वहां पर वो देखेंगे तो खुद समझ आएंगे। ठीक है, तो इस छोटी सी चीज के लिए आपको एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय क्लेरिफाई करवा सकते हैं। एंड मेरी ग्रेजुएशन है वो फर्स्ट ईयर मार्कशीट ओरिजिनल नहीं आई थी घर, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से डुप्लीकेट मिली है, क्या उसका भी एफिडेविट लगेगा या चल जाएगा? देखो, अगर आपकी ये जो मार्कशीट वाला है ना, ये थोड़ा सा आप देख लेना। अगर आप एफिडेविट बनवा रहे हो और किसी चीज के लिए भी अगर आपने एफिडेविट बनवाया है तो उसी में एक लाइन आप हाथ से लिख देना पेन से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इस चीज को मेंशन कर देना कि मेरी जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है वो ओरिजिनल नहीं आई है और डुप्लीकेट मार्कशीट मेरे पास में है, क्योंकि अगर आप एफिडेविट में मेंशन कर दोगे तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो होल्ड करने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि अपनी तरफ से अगर अपन पूरी तैयारी करके चलेंगे तो फिर उनके पास में कोई बहाना नहीं मिलेगा आपको प्रोविजनल करने का। इसलिए अगर आप चाहें तो इस चीज के लिए एफिडेविट अगर आपने बनवाया है तो उसी में एक लाइन मेंशन कर देना, बाकी इस चीज के लिए आपको एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर आपका और भी कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कर देना जो भी भाई बंधु 4th ग्रेड से संबंधित है, ताकि उनका भी भला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।